लक्ष्य द विजन के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। हम लोग आज वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे, व्याकरण से परिचित होंगे, उसके बाद हम आपका जो है वर्णमाला की शुरुआत की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले व्याकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, हम व्याकरण की परिभाषा दे देंगे, आप लोग उसी के साथ लिखते रहिएगा। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। और उसी को तो हम पढ़ते हैं व्याकरण में। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब यह परिभाषा आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ दे, लेकिन संभावना न के बराबर है। व्याकरण का जनक आपसे पूछा हुआ है कि व्याकरण का जनक कौन है। बेसिकली हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? तो हिंदी व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो दामोदर पंडित जी इनका नाम है। दामोदर पंडित जी, इन्हीं को जो है व्याकरण का, यानी कि हिंदी व्याकरण का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ हिंदी व्याकरण, है ना। आइए देखते हैं व्याकरण के अंग कितने होते हैं, और व्याकरण के अंग जानने के बाद हमको पता चल जाएगा कि व्याकरण में पढ़ना क्या क्या होता है। आइए देखते हैं व्याकरण के अंग। तो ये व्याकरण के अंग है। मेनली व्याकरण के दोस्तों 3 अंग ही होते हैं। वर्ण होता है और शब्द होता है। शब्द और पद दोनों एक ही होता है, और लास्ट में आता है वाक्य आता है। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द या पद। ये दोनों कई जगह एक ही लिखा होगा और कई किताबों में अलग अलग दिया होगा। मेनली 3 प्रकार का होता है, और लास्ट वाला है आपका वाक्य। आइए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सा जानकारी लेते हैं, और इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका व्याकरण खत्म हो जाता है। व्याकरण में यही 3 चीजें पढ़नी होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य पढ़ना होता है। आइए देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण के बारे में हम बात करें तो मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि जो है क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, या इसको कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहे हैं कि मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि, तो मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनियों में क्या आ सकता है? अ आ सकता है, और क्या आ सकता है? आ सकता है, ई आ सकता है ना। ये सारे वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इन सारों को कहते हैं अक्षर भी कहते हैं, इनको ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़े बहुत आप लोग वर्ण के बारे में जान गए हैं, और इन्हीं वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, जिनका जो आज का हमारा टॉपिक है। वर्ण के बाद दूसरे नंबर पर था दोस्तों शब्द। शब्द क्या होते हैं? जब वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो वो शब्द का फॉर्मेशन करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कहा जाए, एक परिभाषा, किताबी परिभाषा दिया जाए तो कहा जा सकता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो शब्द बनता है। जैसे देखिए, हम कमल खिला दे रहे हैं, यहाँ पे क म ल लिख दे रहे हैं, और तीनों का एक जो है संयोग कर दे रहे हैं, तो एक शब्द बन गया कमल। एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, और एक वर्ण ये है। तीनों के मिलने से एक शब्द बना है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। कैसे? वर्णों के मेल से। ठीक है, 1 2 वर्ण, 2 से अधिक वर्ण, है ना, इन सब के मेल से आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब शब्द में ही ज्यादातर ग्रामर आता है।
इसी में 80% आता है हिंदी व्याकरण, है ना। इसी में हिंदी ग्रामर 80% आता है। आप कहोगे कैसे? तो शब्द को कई आधारों पर बांटा जाता है और उन्हीं में ज्यादातर चीजें हमको देखने को मिलता है। जैसे आपका जो है समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, जैसे आप एकार्थी शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ये सारी चीजें शब्द में देखने को मिलती हैं। 80% ग्रामर इसी में समाहित है। आइए देखते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है और कई लोग इसे एक क्यों बताते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में होता है ना, यानी कहा जाए कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त हुआ होता है तो उसको पद के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे लिख दें कि राम घर जाता है, और ये एक वाक्य है और इस वाक्य का एक शब्द उठा लिया जाए तो वो पद के नाम से जाना जाता है। यही इसकी छोटी सी परिभाषा है। बेसिकली दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। कई सारे किताबों में अलग अलग दिया हुआ है कि व्याकरण के 4 भेद होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही भेद होते हैं। आइए देखते हैं वाक्य क्या होता है। तो वाक्य के बारे में यदि बताने की कोशिश करें तो वाक्य क्या होता है, जब कई सारे शब्द मिलते हैं ना, कहा जाता है कई सारे शब्दों का सार्थक समूह होता है जो वाक्य कहलाता है। जैसे अभी अभी हमने लिखा है राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो दोस्तों इसमें देखने की कोशिश करोगे आप लोग तो इसमें देखने को मिलेगा कि कई सारे शब्द है। 1 गो शब्द है, 2 गो शब्द है, 3 गो शब्द है, कई सारे शब्द है और इसी का सार्थक समूह। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, इसको राम जाता है घर ऐसे लिख दोगे तो सार्थक समूह, क्रमबद्ध समूह नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि क्रमबद्ध सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया क्या कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने ले ली कि व्याकरण के मेनली 3 अंग होते हैं। किनके किनके बारे में? तो सबसे पहले आपने वर्ण के बारे में जाना, उसके बाद दूसरे नंबर पर शब्द के बारे में जाना, शब्द या पद के बारे में जाना, और तीसरे नंबर पर थोड़ा सा वाक्य के बारे में जाना। इसको हमको डिटेल पढ़ना है, इसीलिए थोड़ी सी जानकारी आपको दे दिए हैं। अब शुरुआत करने वाले हैं हम लोग पहला, यानी कि क्या, वर्ण की शुरुआत करने वाले हैं या वर्णमाला आपको हम बताने वाले हैं। वर्ण होता क्या है पहले से ही बता दिए हैं, क्या होता है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में हमने आपको लिखवाया था वर्ण होता क्या है। तो मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई अन्य परिभाषा है कि नहीं? तो बिल्कुल है। इसको कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, और कई बार पूछ चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होता है वर्ण। और पूछ दे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो होता है वाक्य, है ना। आप समझ सकते हो वाक्य सबसे बड़ा था और जो है क्या सबसे छोटा था, तो वर्ण सबसे छोटा था। तो आपने परिभाषा जाना और आपने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसे वर्ण कहते हैं। और थोड़ा सा और पूछता है, इसी वर्ण को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है और इसी को अक्षर भी कहा जाता है ना। अक्षर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, आप परिभाषा वीडियो को रोक कर, है ना, स्टॉप करके लिख सकते हैं हमारे द्वारा जो बोला गया है। अच्छा, तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, है ना, या वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह क्या कहलाता है? उसे वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, प्रश्न पूछा हुआ है क्या कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कुल संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। और यह परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। कुल संख्या किसमें? तो वर्णमाला में, है ना। वर्णमाला में
कुल संख्या 52 है। इस 52 में 11 गो स्वर है। कितना गो? 11 गो स्वर है। और कितना गो व्यंजन है? तो व्यंजन 33 व्यंजन है। कहोगे सर ये तो कुल मिलाकर 44 गो ही हुआ है ना। अरे 3 1 4 और 3 1 4 44 हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन करता है कि हमारे वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी है, तो वो 44 है, ठीक है। जबकि कुल संख्या पूछता है तो आप 52 मारोगे, 52 मारोगे, या नॉर्मली संख्या पूछता है तो 52 मारोगे। कहोगे बाकी सब कहां गए? तो बाकी शब्द 4 गो जो है संयुक्त व्यंजन होता है। आप लोग को पता होगा हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होता है, जिसमें कौन कौन सा आता है? एक छतरी वाला छ आता है, हा? एक त्र आता है, एक ज्ञ आता है और एक सरा आता है। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो 44 4 कितना हो गया? 48 हो गया। इसके अलावा भी तो होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल होता है। 2 अयोगवाह ध्वनि को रखा जाता है। अयोगवाह ध्वनि कौन है? उसको स्वर में जाना जाएगा। अयोगवाह ध्वनि में पहला ध्वनि है अंग और दूसरा ध्वनि है आह। इससे आप लोग परिचित होंगे। एक को कहा जाता है विसर्ग, एक को कहा जाता है अनुस्वार। इसको कहा जाता है अनुस्वार अंग को, और अह को विसर्ग कहा जाता है। अभी देखिएगा आप लोग, 4 ये 4 2 6 हो गया। अभी 2 की और आवश्यकता है हमको, तो 2 को द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं, द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं, यानी कि ड आता है और ढ आता है, इन दोनों को नुक्ता वाला जो वर्ण है उनको भी इसमें रखा जाता है। और सारा मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? आप लोग जोड़ लेना, 52 हो जाएगा। 44 ये 4 ये 2 ये 2 ये 4 4 8 और जो है 4 4 8 जोड़ दोगे इसमें तो 52 हो जाएगा। 8 4 12 52 हो जाएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। ये तो रहा वर्णमाला के बारे में। आइए देखते हैं कि वर्णमाला को कितने आधार पर बांटा जाता है, वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वर्णों का वर्गीकरण। थोड़ा सा इसको ध्यान देने की कोशिश करें तो इसको 3 आधार पर बांटा जाता है। हमारे वर्णों को 3 आधार पर बांटा गया है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर, इससे परिचित होंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कौन से वर्ण का उच्चारण कहां से हो रहा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तारत्व, इसको कंपन भी कहा जाता है। तारत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, और वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना। इन सब के बारे में आप लोग जानेंगे। इसमें जो है सघोष और अघोष, और उसके अलावा जो है जो पूछता है आपके एग्जामिनेशन में उसको जो है देखा जाएगा। और जो है पहला हम शुरुआत कर रहे हैं उच्चारण स्थान पे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला कौन होता है? तो पहला है स्वर वर्ण, यानी कि कह सकते हो सिर्फ स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ चुका है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। आप लोग जान रहे हो, ज्यादा बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है कि होता क्या है। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर के अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेनी पड़ती हो, उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही स्वर वर्ण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा वर्ण, वर्णमाला में ऐसा वर्ण होगा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमको न लेनी पड़ती हो। तो देखना वो कौन से वर्ण है, तो देखिएगा तो पता चलेगा। तो अ है ना, आ है ना, ई है, ये सारे वर्ण जो है इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। यहीं पे क लिख दे हम, तो आपसे पूछे कि क्या ये स्वर वर्ण की श्रेणी में आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क को ऐसे लिखते हैं क, और
अ इसमें जुड़ा हुआ है, तो देख रहे हो आप लोग ये डिपेंडेंट है, यानी कि इसके ऊपर आश्रित है। ये जो है क अ के ऊपर आश्रित है, ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और न ही ये किसी के ऊपर डिपेंड है ना। ये स्वतंत्र है, इन स्वरों इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, ये तो रहा परिभाषा। अच्छा, पूछता क्वेश्चन क्या है, तो पूछता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मानक स्वीकृत स्वर हैं वो कुल संख्या 11 है ना, 11 है, जिसमें हम लिख दे रहे हैं अ आता है, आ आता है, ई आता है और बड़ी वाली ई आती है, ऊ आता है, बड़ा वाला ऊ है ना, ए ऐ और री छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ए ऐ ओ औ अंग और लास्ट में अह। ठीक है, ये अंग और अह नहीं आता है, ये तो न तो स्वर है न तो व्यंजन है। तो गिनने की कोशिश करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर आपके सामने हैं। कहोगे सर जो लास्ट वाला लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अंग और अह के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अंग और अह जो है यह स्वर नहीं है और न ही व्यंजन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अयोगवाह ध्वनि के नाम से जाना जाता है। जिसमें अंग क्या है? तो अंग जो है इसको कहा जाता है अनुस्वार, नाकी से जिसका उच्चारण होता है। और अंग जो अह जो है उसको कहा जाता है विसर्ग। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है और इन दोनों को अयोगवाह ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्वर वर्ण के बारे में आप लोग जानकारी पा लिए हैं कि होता क्या है। स्वर वर्ण के बारे में इनकी संख्या कितनी है जान गए हैं कि क्या होता है। अयोगवाह ध्वनि के बारे में जान गए हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा जानकारी आप लोग प्राप्त करिए किसके बारे में, इसके भेद के बारे में। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के हिंदी में देखोगे ना तो 2 ही भेद लिखा होगा और संस्कृत में 3 भेद होता है। हिंदी में 2 भेद होता है, संस्कृत में कितने भेद होता है? तो 3 भेद होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरे को प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है ना। इसको जो है संस्कृत में गिना जाता है, हिंदी में नहीं गिना जाता है। तो हिंदी में 2 ही स्वर के भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 भेद होते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर क्या होता है, मूल स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लग रहा है? तो ऐसे 4 स्वर हैं जी। और पूछ चुका है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। आ है ना, ई है और ऊ है और री है। देखना आप लोग, ये छोटी वाली है, छोटी वाली ई है, छोटा वाला ऊ है। आ ई ऊ री, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। और इनका उच्चारण करके आप लोग देख लीजिएगा, सबसे कम समय लगने वाला वर्ण है ये। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। तो 2 गुना समय किससे लगता है? तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से लगता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर से 2 गुना समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। और सारा जो बचा कुचा है ना वो सब इसी में आ जाता है, यानी कि 7 गो बच रहा है। इसकी संख्या, कुल संख्या 7 है। कई लोग जो है इसको 4 ही बताते हैं जी, तो उसको कुछ अलग कर दिया था। कुछ लोग जो है संयुक्त स्वर भी बता देते हैं इसमें, लेकिन जो है
ज्यादातर किताबों में ज्यादा लोग दीर्घ स्वर में साथी मानते हैं। तो आप लोग देखिएगा बचा कुचा क्या है, आ बचा है, बड़ी वाली ई बचा है, बड़ा वाला ऊ बचा है, ए बचा है, ऐ बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। ये बचा कुचा 7 किस में आता है? तो दीर्घ स्वर में आता है। कई लोग इसको 4 प्रकार बता देते हैं और संयुक्त स्वर लिखकर इसमें से कुछ निकाल देते हैं जो संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है और इसको अलग प्रकार बता देते हैं। लेकिन आपको जो है दीर्घ स्वर पूछे तो साथी मारना है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका गलत हो सकता है। आइए देखते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर आपने देखा कि इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है ना। 3 गुना ज्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या आता है? तो आप जो है ओम का उच्चारण कर सकते हो, ओम करके खींच के तान के ओम का उच्चारण कर सकते हो, है ना। और राम का भी उच्चारण कर सकते हो, राम ऐसे कर सकते हो। यह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंदर पूछ चुका है कि ओम कौन सा स्वर है, तो वो प्लुत स्वर है। और राम यदि ऐसा लिखा आ जाए आपके सामने तो आप इसको प्लुत स्वर ही मारेंगे, है ना। इसका जो है आंसर जो है प्लुत स्वर में ही होगा। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर किसका भेद? तो स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भेद पढ़ रहे हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि किसका उच्चारण कहां से हुआ, है ना। तो आइए देखते हैं कि किसका उच्चारण कहां से होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, मूर्धा है, दंत है या क्या है? तो आप लोग देखेंगे तो अ और आ का उच्चारण कहां से हो रहा है? तो इसका उच्चारण होगा कंठ से। आप बोल के देख लो, अ और आ उच्चारण करो, दोनों सेम ध्वनियां हैं, थोड़ा सा अंतर है। इसका उच्चारण कंठ से होगा डायरेक्ट, है ना। दूसरा नंबर पर है ई या ई। इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? ई और ई का उच्चारण। तो ये इसको काम माना जाता है, तालु माना जाता है, ई और ई को, है ना। री को मूर्धा माना जाता है ना। तो ये मूर्धा है, इसका उच्चारण करके देख लो, जिह्वा तो मुड़ेगी ही मुड़ेगी। इसके अलावा जो है कौन बच रहा है? ऊ और ऊ बच रहा है, बड़ा वाला ऊ, है ना। इसका यदि उच्चारण करोगे तो ये ओष्ठ है ना। ये क्या है? ओष्ठ है। यानी कि आ हो गया, ई और ई हो गया, री हो गया, ऊ और ऊ हो गया। बचा कुचा कौन है? एक बार आप लोग देखेंगे तो बचा है ए और ए बचा हुआ है, यही ना बचा है, ए और ए बचा हुआ है। तो ए मिलके किससे बना हुआ है? ये अ से तो बना हुआ ही है, और किससे बना हुआ है? तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है ई से मिलके बना हुआ है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि अ का उच्चारण कहां है? तो कंठ से है, और ई का उच्चारण कहां है? तो ये तालु से है। तो आप लोग आंसर मारिएगा कंठ और तालु। बात समझ में आई? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बचा कुचा एक और है उसको देख लो। ओ है और औ है। अच्छा, ये किसके मिलने से बना है? तो ये आप लोग देखने का प्रयास करोगे तो अ तो रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके अलावा जो है ये इसके अलावा यह जो है ऊ या ऊ से मिलके बना हुआ है ना, इससे मिलके बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि अ का उच्चारण स्थान कहां से है? तो कंठ से है, और ऊ का उच्चारण कहां से है? ओष्ठ से है। तो ये कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। और एग्जाम में यह जो है आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा, ये पूछ रहा है तो ये फंसता है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे किससे बना हुआ है तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। किसके साथ? स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन के साथ हम लोग मिलते हैं।